Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are finally towards the climax of the chapter, and we are going to talk about the last topic that's completely your NEET and JEE based. इसका क्लास 11 बोर्ड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपके क्लास 11 बोर्ड सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एंट्रेंस में इसमें से सवाल पूछा जाता है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे दैट इज redox reactions. Sorry, redox titration, sorry. Redox titrations. redox titrations में जाने से पहले बेटा हमें जो कॉन्सेप्ट है वो इक्विवेलेंट का क्लियर होना चाहिए, मिली इक्विवेलेंट का क्लियर होना चाहिए, तब जाके ही रेडॉक्स टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा. इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले देखते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू विद रेफरेंस टू द रेडॉक्स रिएजेंट्स, राइट. सो सबसे पहला पॉइंट जो आपकी नोटबुक में आज का हिस्सा बनेगा दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, राइट. द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट. सबसे पहले आप बेटा ये चीज लेंगे. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बेटा किसी भी रिडॉक्स रिएजेंट का इक्विवेलेंट मास जो है एग्जैक्टली उतने ही ग्राम्स को 1 इक्विवेलेंट भी कहा जाता है और उसी अमाउंट को बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी कहा जाता है. लेकिन जहां तक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि 1 इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट आखिर होता क्या है, तो किसी भी रिडॉक्स रिएजेंट के बारे में ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा. द अमाउंट ऑफ एनी रिडॉक्स रिएजेंट which can either give away or take up 1 mole of electrons, right beta. So I can say 1 equivalent जो है, right, 1 equivalent या इसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं या इसको इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं बेटा. तो ये अमाउंट जो है इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस, राइट. इट इज द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस. किसी भी सबस्टेंस का particularly when you talk about the oxidizing and the reducing agents, right, it is the amount of a substance. मगर चूंकि बात हो रही है किसकी बेटा, that is the oxidizing agent या reducing agent, या simply आप ये भी कह सकते हैं it is the amount of the oxidizing या reducing agent, right, which can either gain 1 mole of electrons, right, which can either gain 1 mole of electrons or lose 1 mole of electrons, right. किसी भी रेडॉक्स रिएजेंट का चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है. क्योंकि यहां पे मैंने पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा था इसलिए मैंने गेन पहले लिख दिया, बाद में रिड्यूसिंग एजेंट लिखा था इसलिए बाद में मैंने लूज लिख दिया, राइट. अब देखो बेटा किसी भी रेडॉक्स रिएजेंट का 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट उतना अमाउंट होता है उस सबस्टेंस का which can either take up 1 mole of electrons यानी कि gain 1 mole of electrons अगर वो oxidizing agent है, और give away या lose 1 mole of electrons अगर वो reducing agent है. बात समझ रहे हैं ना बेटा. So 1 mole of an oxidizing, sorry, 1 equivalent of an oxidizing agent is the amount which can take up 1 mole of electrons and 1 equivalent of a reducing agent is the amount which can give away यानी कि lose जो है 1 mole of electrons, right. ये सबसे पहली बात आपको बेटा समझनी है कि 1 equivalent जो है वो कैसे लिखा जाता है. That was number 1. Number 2 is that जो second point मुझे यहां पे बेटा पता होना चाहिए that is basically number of equivalents कैसे कैसे लिखते हैं, राइट. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो हैं उनको कैसे कैसे निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं. सबसे पहले अगर हम इन टर्म्स ऑफ मास देखेंगे, राइट, फ्रॉम मास या इन टर्म्स ऑफ मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे लिखा जाता है वो देखिए बेटा. आपको पता है कि अगर इक्विवेलेंट मास के जितने ग्राम्स हम लेंगे that amount is always called as 1 equivalent. वो अभी आपने देखा था.
अगर इक्विवेलेंट मास के जितने ग्राम्स के बजाय सिर्फ 1 ग्राम की बात करेंगे, वो कितने इक्विवेलेंट्स होगा? दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई ई इक्विवेलेंट्स। तो अगर 1 ग्राम इतने इक्विवेलेंट्स के बराबर है, सो W ग्राम जो होगा बेटा वो कितने इक्विवेलेंट्स के बराबर आएगा? सो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आई विल राइट NEQ, राइट, वेयर NEQ रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। सो 1 ग्राम में 1 बाई E इक्विवेलेंट्स होते हैं, तो W ग्राम्स में कितने इक्विवेलेंट्स होंगे? दैट विल बी 1 बाई E मल्टीप्लाइड बाई W। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं बेटा? 1 बाई E मल्टीप्लाइड बाई W, मगर W किस में है? दैट्स इन ग्राम्स। सो दिस इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मास। या फिर मैं फाइनली ये कहूं बेटा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू W इंटू 1, आपके पास हो गया W डिवाइडेड बाई E। सो दैट इज वन वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सबस्टेंस। आई रिपीट माय वर्ड्स, किसी भी सबस्टेंस का जितना भी इक्विवेलेंट वेट होता है उतने ही अमाउंट को 1 इक्विवेलेंट कहा जाता है। अगर इक्विवेलेंट मास के जितने ग्राम्स को 1 इक्विवेलेंट कहा गया, तो 1 ग्राम को कहा जाएगा 1 बाई E इक्विवेलेंट्स, राइट, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर 1 ग्राम 1 बाई E इक्विवेलेंट्स हुए, तो W ग्राम कितने इक्विवेलेंट्स हुए? सो 1 बाई E मल्टीप्लाइड बाई W, राइट। मगर 1 बाई E मल्टीप्लाइड बाई W आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देता है इन W ग्राम्स। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन W ग्राम्स विल बी इक्वल टू 1 बाई E मल्टीप्लाइड बाई W। सो वही आपके पास आता है W1 और W डिवाइड बाई E। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जब भी आप मास से निकालना चाहें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स, राइट। प्लीज रिमेंबर ये ग्राम्स में आपको लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सबस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ दैट सबस्टेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमारे पास एक और तरीका भी है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, जो कि आप चैप्टर 1 में कर चुके हैं। आपको पता है बेटा कि नॉर्मेलिटी जो है, राइट, नॉर्मेलिटी उसको डिफाइन किया जाता है एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि जिस तरह से आप डेंसिटी लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम W बाई V, इसी तरह से नॉर्मेलिटी लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर, सुबह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय V इन लीटर्स। अब मसला यह है कि नॉर्मेलिटी क्या है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है उसमें अगर आपका बाइनरी सॉल्यूशन हुआ, उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये जो आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया होगा इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, अगर आपने कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया तो कॉन्सेंट्रेशन कम। उसके बाद आपने ये भी सीखा है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, मोलैरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन होती है? नॉर्मेलिटी को आप डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आपने किसी भी सोल्यूट के कितने इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व किए होंगे पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन बेटा, दैट इज द वे वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, फाइन। या फिर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आपको निकालने होंगे, दैट शुड बी इक्वल टू normality into volume in liters, right? Normality into volume in liters, that is the second equation which I'll be using to calculate the number of equivalents. So जब आपके पास किसी भी सबस्टेंस का सॉल्यूशन होगा बेटा, जब आपके पास किसी भी सोल्यूट का कोई सॉल्यूशन होगा, उस सोल्यूट के कितने इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, सो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कितना होगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप इसको इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, फाइन। सो दिस वाज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ, हमने लिखा था फ्रॉम मास, प्लीज यहां पे लिखेंगे बेटा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, दिस इज in terms of normality. Likewise, we have the next one that is in terms of molarity. In terms of molarity. इस टॉपिक को समझने में उन सारे बच्चों को दिक्कत आएगी जिन्होंने चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को या तो नहीं पढ़ा है या अगर पढ़ा भी है तो उसको कभी देखा ही नहीं है। Those students will find difficulty in understanding this.
और अगर आपको लेक्चर वॉच करते करते ऐसा लगा नहीं ये चीज तो ऐसे समझ नहीं आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप जो है पहले कंसंट्रेशन टर्म्स पे वापस जाइए, अपनी नोटबुक आराम से पढ़िएगा, वहां पे देखिए पहले नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, ठीक है, उसके बाद जो है इस लेक्चर को आप वॉच करेंगे। फाइन बेटा, प्लीज 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 वो चीज कंसीडर करिएगा, अदरवाइज यू विल फील स्टार्टिंग दैट डिप्रेशन अबाउट इट कि सर ने तो पढ़ा है लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जब तक ना इस पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर होंगी, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ताइन गैसनी जिगरी क्लियर क्या। सो इसी तरह से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे हमने नॉर्मेलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा, हम इक्विवेलेंट ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते बेटा इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी भी निकालते हैं। वो देखिए कैसे। हमारे पास नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की एक रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वेलेंसी इनटू मोलैरिटी। क्योंकि जहां तक बात है बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस की, इनकी वेलेंसी को वेलेंस फैक्टर कहा जाता है, राइट? और वेलेंस फैक्टर इनका क्या रहता है? दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड पर मॉलिक्यूल। फाइन। सो अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे ऑफ रिडॉक्स रिएजेंट्स, अगर आपने बेटा किसी भी रिडॉक्स रिएजेंट का कोई सोल्यूशन बनाया, उस सोल्यूशन में कुछ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपने सोल्यूट के डिसॉल्व किए, उस सोल्यूशन की कुछ नॉर्मेलिटी भी बनी, मगर जो भी इक्विवेलेंट्स आपने डिसॉल्व किए वो कुछ ना कुछ मोल्स भी बनते हैं बेटा, और दैट मींस इस सोल्यूशन की कुछ मोलैरिटी भी बनती है। सो एक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को अगर आप आपस में रिलेट करना चाहें, उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी किस तरह से रिलेटेड है, हमारे पास एक्सप्रेशन उसके लिए है, नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वेलेंसी इनटू मोलैरिटी। जहां तक रिडॉक्स रिएजेंट्स की वेलेंसी की बात है, उसको वेलेंस फैक्टर कहा जाता है, उसको लिखते हैं NF इनटू वी हैव मोलैरिटी, राइट बेटा? अब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहां पे था नॉर्मेलिटी, मगर नॉर्मेलिटी इज वेलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी, तो मैं नॉर्मेलिटी के बजाय यहां पे सबस्टिट्यूट करूंगा बेटा, इट शुड बी वेलेंस फैक्टर इनटू वी हैव मोलैरिटी इनटू वी हैव वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट? सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी निकालना चाहे बेटा, दैट शुड बी इक्वल टू वेलेंस फैक्टर क्या होगा उस रिडॉक्स रिएजेंट का, मल्टीप्लाइड बाय उस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी ऑफ द रिडॉक्स रिएजेंट, और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है लीटर्स में कितना था, ठीक है ना? तो ये चीज आप जहन में रखोगे बेटा, that we have got three formulae, we have got three equations to calculate the number of equivalents. Fine. और वो तीन फॉर्मूले क्या है बेटा, मैं आपके लिए बस दोहरा के रखूं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर इन टर्म्स ऑफ मास निकालना है, दैट इज गिवन मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा। लाइकवाइज अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, दैट्स नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। लाइकवाइज बेटा अगर आपने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, दैट इज वेलेंस फैक्टर इनटू वी हैव मोलैरिटी इनटू वी हैव वॉल्यूम इन लीटर्स। ये आपके पास बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट हो गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसी भी सबस्टेंस के कैसे निकाले जा सकते हैं। अगर वो प्योर सबस्टेंस में है तो उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बनेंगे, उसका मास कितना है डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट मास। लेकिन अगर वो सबस्टेंस किसी सोल्यूशन का हिस्सा है, कोई सोल्यूशन में मौजूद है, तो सोल्यूशन में उसके कितने इक्विवेलेंट्स मौजूद होंगे बेटा, दैट विल बी इक्वल टू उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या है मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम। अगर मोलैरिटी आपको पता है बेटा, सो दैट्स वेलेंस फैक्टर उस सबस्टेंस का क्या होता है मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट? ये तो हमारे पास बेटा इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका था। उसके बाद मैं यहां पे एक और पैरामीटर पे आ रहा हूं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है? जिस तरह से आपको पता है कि 1 मीटर का 1000वां हिस्सा जो है उसको मिलीमीटर कहा जाता है, लाइकवाइज एक इक्विवेलेंट का जो 1000th पार्ट होता है उस 1000th पार्ट को बेटा मिली इक्विवेलेंट कहा जाता है। जिस तरह से 1000 मिलीमीटर्स कंबाइन होके 1 मीटर बनाते हैं, लाइकवाइज 1000 मिली इक्विवेलेंट्स कंबाइन होके बेटा एक इक्विवेलेंट बनाते हैं, राइट? सो मिली इक्विवेलेंट जो आपके पास होता है, प्लीज रिमेंबर 1 मिली इक्विवेलेंट का मतलब होता है, मिली इक्विवेलेंट को आप स्मॉल MEQ से लिखते हैं, प्लीज रिमेंबर दैट इज 1000th ऑफ एन इक्विवेलेंट, दैट मींस 10 टू द पावर -3 इक्विवेलेंट्स, राइट? और अगर हम एक इक्विवेलेंट की बात करेंगे, एक इक्विवेलेंट में हमेशा 1000 मिली इक्विवेलेंट्स मौजूद होते हैं, राइट? एक
इक्विवेलेंट में हमेशा 1000 मिली, जैसे आप लिखते हैं 1 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल 10⁻³ इक्विवेलेंट्स। अगर आप इक्विवेलेंट्स लिखना चाहें बेटा, सो 1 इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, ये 10⁻³ नीचे जाएगा, वहां से ऊपर आएगा, 10⁻³ ऊपर आके क्या बनेगा 10⁻³। सो जिस तरह से 1 मिली इक्विवेलेंट आप लिखते हैं 1000th ऑफ एन इक्विवेलेंट या 10⁻³ ऑफ एन इक्विवेलेंट, लाइकवाइज बेटा 1 इक्विवेलेंट जो है वो 1000 मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर होता है, एंड 1000 मिली इक्विवेलेंट्स होता है 10⁻³ मिली इक्विवेलेंट्स। सो दैट सिंपली मींस वन थिंग, कि अगर एक इक्विवेलेंट में 10⁻³ मिली इक्विवेलेंट्स हुए, फाइन बेटा, अगर एक इक्विवेलेंट में 10⁻³ मिली इक्विवेलेंट्स हुए, तो आप मुझे बताएंगे n इक्विवेलेंट्स में कितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे। सो आई कैन से नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स जो होते हैं इन n इक्विवेलेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, है ना। एक इक्विवेलेंट में 10⁻³ मिली इक्विवेलेंट्स, अगर आपके पास दो इक्विवेलेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, सो वो बनेगा बेटा 2 × 10⁻³। अगर आपके पास 5 इक्विवेलेंट्स है, उसमें मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, दैट इज 5 × 10⁻³। सो जितने भी आपके पास इक्विवेलेंट्स हैं उनको मिली इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये आपके पास हो गया बेटा मिली इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट की आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब जाके मैं मिली इक्विवेलेंट्स निकालना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ मास भी, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी भी, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी भी। अब प्लीज बेटा उसको देख लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ, सो आई हैव द नेक्स्ट वन हियर, कैलकुलेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, राइट। तो सबसे पहले लेंगे बेटा हम इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास आप मिली इक्विवेलेंट्स कैसे लिखते हो, ठीक है। आपको याद है जो मैंने अभी आपसे कहा कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स जो होते हैं दैट इज 1000 टाइम्स, यानी कि 10⁻³ टाइम्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, फाइन। सो मिली इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मास अगर आप लिखना चाहें, सो व्हेन 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, राइट। सो जब भी आपको किसी भी सबस्टेंस का मास पता हो और उसमें मिली इक्विवेलेंट्स आपको निकालने हो, द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सबस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई करिए बेटा टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, दैट मींस W/E, राइट। ये आपके पास पहली इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ मास। मिली इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको 10⁻³ बारी लग रहा है बस 1000 लिख दीजिएगा। यू कैन ऑल्सो पुट इट दिस वे, मिली इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू W/E मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये चीज भी आप बेटा इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीज भी आप याद रख सकते हो। सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सबस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स मास इज मास ऑफ दैट सबस्टेंस इन ग्राम्स डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000। उसके बाद बेटा मैं सेकंड पार्ट पे जा रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी क्या है। चूंकि दिस इज इन टर्म्स ऑफ मास, आई विल टेक इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, फाइन। अब देखिए अगर आपको इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी लिखना है, मिली इक्विवेलेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं बेटा 1000 टाइम्स इक्विवेलेंट्स, राइट। क्योंकि 1000 टाइम्स इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स कितने होते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वी हैव वॉल्यूम इन लीटर्स, फाइन। नॉर्मेलिटी इनटू वी हैव वॉल्यूम इन लीटर्स, फाइन बेटा। अब जाके अगर आप यहां पे इसको कन्वर्ट कर, अगर आप मिली इक्विवेलेंट्स कभी भी निकालना चाहें तो आपको पता है कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स आपको इक्विवेलेंट्स देता है, मगर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, मिली इक्विवेलेंट बनता है। मगर मसला यह है कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में मिली इक्विवेलेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं तो वहां पे आपको वॉल्यूम जो है बेटा वो लीटर्स में दिया जाता है, ठीक है। मैं यहां पे अब उसकी डेरिवेशन नहीं करूंगा कि वो आप वॉल्यूम को लीटर से मिलीलीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन प्लीज याद रखिएगा बेटा एक बात बेटा, जब भी आप मिली इक्विवेलेंट्स को निकालना चाहते हैं फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। ये फॉर्मूला प्लीज मेरे लिए याद रखोगे, अपने लिए याद रखोगे, ठीक है। तो यहां पे चूंकि एक दो डेरिवेशन स्टेप्स और भी हैं, मगर मैं उसको लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ आपके जहन में इतना डालना चाहता हूं बेटा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम होते थे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स,
लेकिन अगर आप मिली इक्विवेलेंट्स निकालना चाहते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। बस इतना याद रखना है कि अगर मैंने वॉल्यूम लीटर्स में लिया, सो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स गिव्स मी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, लेकिन अगर मैंने वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लिया, सो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स गिव्स मी मिली इक्विवेलेंट्स, राइट? सो दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। बाकी इस इक्वेशन का बैकग्राउंड किस तरह से है वो चीज आपको ऑलरेडी कंसंट्रेशन टर्म्स में बताया गया है। तो अगर नहीं बताया गया बेटा तो प्लीज आप अपनी बुक जो है उसको एक बार खोल दीजिएगा, ये चीजें सारी वहां पे मेंशन्ड है। मैं इसको प्लीज यहां पे लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। उसके बाद जो है मैं तीसरी बात आपके सामने रखना चाहूंगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी आप मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालना चाहते हैं, ठीक है? सो मिली इक्विवेलेंट्स विल बी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। क्योंकि नॉर्मेलिटी जो है वो किसके बराबर होता है? दैट इज वेलेंसी इनटू मोलैरिटी, है ना? और इनकी वेलेंसी को वेलेंस फैक्टर कहा जाता है। सो मिली इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लेने के लिए मैंने नॉर्मेलिटी के रिलेशन को यूज किया। नॉर्मेलिटी छुआसा बराबर वेलेंसी इनटू मोलैरिटी, मैंने बस वही लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। फाइन, ये वाली फॉर्मूला जो है बेटा फिर से आपको याद रखनी पड़ेगी। सो तीन फॉर्मूला आपके पास आई मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए। जिस तरह से आपके पास तीन फॉर्मूला आई थी बेटा इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके दिमाग में तीनों फॉर्मूला डाल दूं। नंबर वन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मास कैसे लिखते हैं बेटा? दैट इज गिवन मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी कैसे लिखते हैं? दैट्स नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। लाइकवाइज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी कैसे लिखते हैं? दैट इज वेलेंसी इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। सिमिलरली बेटा क्योंकि एक इक्विवेलेंट में 1000 मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं, तो अगर कभी भी आप मिली इक्विवेलेंट्स निकालना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, सो मिली इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मास विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर आप मिली इक्विवेलेंट्स निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, सो मिली इक्विवेलेंट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, राइट बेटा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में था लीटर्स, मिली इक्विवेलेंट्स में होता है मिलीलीटर्स, बस इतना याद रखना है। इसी तरह से अगर आप इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी मिली इक्विवेलेंट्स निकालना चाहेंगे बेटा, सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन फेज इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर ऑफ दैट रेडॉक्स रिएजेंट क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है? मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। तो ये तीन फॉर्मूला जो है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो हमें असल में यहां पे काम आने हैं। ये वाली फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला और ये तीन फॉर्मूला जो है जितना हो सके इनको मगअप करके रखें, जितना हो सके इनको दिमाग में रखें। बाकी मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया कि ये फॉर्मूला हमारे पास कहां से आती है, ठीक है? सो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंट्स। तो ये तो फिलहाल आज की क्लास में बेटा आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया था मैंने हेडिंग बनाई थी रेडॉक्स टाइट्रेशन, हम उससे अभी दूर हैं, और वहां रेडॉक्स टाइट्रेशन तक पहुंचने के लिए पहले में इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं बेटा, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी है। उसके बाद जो है हम आगे जाएंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रेडॉक्स टाइट्रेशन नाउ, ठीक है? आज की क्लास का तीसरा पॉइंट, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या है? रेडॉक्स टाइट्रेशन में जाने के लिए पहले टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है? क्योंकि टाइट्रेशंस आप मे बी क्लास 9 क्लास 10th में आपको मौका मिला हो। इस साल हालांकि टाइट्रेशंस आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में मौजूद थे, लेकिन हालात कुछ इस तरह से बने कि आप लैब्स वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप में से किसी ने क्लास 9 क्लास 10th में स्कूल में कभी टाइट्रेशन किया हो, टाइट्रेशन में आप क्या करते हैं बेटा, आपके पास, चलिए इस कॉर्नर पे मैं दिखा देता हूं, आपके पास इस तरह से एक फ्लास्क हुआ करता है लैब में, इसको आप टाइट्रेशन फ्लास्क के नाम से जानते हैं। और इस टाइट्रेशन फ्लास्क में आप किसी ऐसे सॉल्यूशन को लेते हैं बेटा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता होती है, यानी कि इसमें अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन मौजूद होता है, ठीक है? इसमें अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास बेटा एक लंबा सा गिलास ट्यूब होता है जिसको इस तरह से यहां पे नॉब होता है और इसकी स्केल होती है 1 ml 2 ml 10 15 20 और 50 ml जो है ये लंबा एक्चुअली आपका होता है, और यहां से इसका अपना स्टैंड वगैरह भी होता है, ठीक है? स्टैंड भी होता है इसका, और इसको आप कहते थे ब्यूरेट, राइट? ये ब्यूरेट आपका हुआ करता है।
इस ब्यूरेट में एक ऐसा सॉल्यूशन होता था बेटा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होती थी, यानी कि ब्यूरेट में एक ऐसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है, दैट्स नोन कॉन्सेंट्रेशन। फाइन बेटा। अब क्या किया जाता था कि ये जो सॉल्यूशन है ये एक ऐसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन था जो इस सब्सटेंस के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता था, और जब भी आप इस ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप, राइट, आप इसका नॉब धीरे धीरे खोलते थे और इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड जो है, सॉल्यूशन के कतरे जो है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आते थे, और इसमें जो भी सॉल्यूट मौजूद था वो इस सॉल्यूशन के सॉल्यूट के साथ बेटा आपस में रिएक्ट करने लगते थे। क्योंकि जितना भी ये सॉल्यूशन मौजूद होगा, इस सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ मास तो सॉल्यूट का जरूर मौजूद होगा, इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो सॉल्यूट के जरूर मौजूद होंगे, इसमें कुछ ना कुछ मिली इक्विवेलेंट सॉल्यूट के जरूर तो मौजूद होंगे। तो जब आपने ऊपर से दूसरा रिएजेंट ऐड करना चाहा या ऐड किया, वो दूसरा रिएजेंट इस पहले रिएजेंट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स रिएक्ट करता गया करता गया करता गया करता गया। मान लीजिए मेरे पास रिएजेंट ए था इन द टाइट्रेशन फ्लास्क और मेरे पास रिएजेंट बी था इन द ब्यूरेट, और जब मैं ब्यूरेट से रिएजेंट बी ए को ऐड करता चला गया, ये आपस में रिएक्ट करके बेटा ए बी जो है कोई डिफरेंट कंपाउंड बनाते चले गए। एक वक्त ऐसा जरूर आता है, ठीक है, एक वक्त ऐसा जरूर आता है बेटा जिस पर्टिकुलर स्टेज पे इसमें जितना भी ए मौजूद था तो आपने ऊपर से उतना बी ऐड कर दिया कि ये ए जो है ये सारे का सारा बी के साथ रिएक्ट कर चुका। ये जो आपके पास स्टेज होता है बेटा इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में, राइट, इस पूरे प्रोसीजर को आप टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर का सिर्फ एक मकसद होता है कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को इवैल्यूएट करना अपॉन द एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सम अदर सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को, इस पर्टिकुलर टेक्निक को बेटा हम टाइट्रेशंस के नाम से जानते हैं। और अगर इस टाइट्रेशन में एसिड और बेस इन्वॉल्व हुए, मान लीजिए एक रिएजेंट एसिड था दूसरा रिएजेंट बेस है, तब जाके ऐसी टाइट्रेशन को एसिड बेस टाइट्रेशन कहा जाता है। लाइकवाइज अगर इस टाइट्रेशन में एक रिएजेंट जो रिएक्ट कर रहा है दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा जो ऐड किया जा रहा है दैट्स ए रिड्यूसिंग एजेंट, तब जाके ऐसी टाइट्रेशंस को बेटा रेडॉक्स टाइट्रेशंस कहा जाता है। सो टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है बेटा जिस प्रोसीजर में कुछ वॉल्यूम एक सॉल्यूशन का लिया जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, और इस सॉल्यूशन को किसी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया जाता है ताकि हम इस अननोन कॉन्सेंट्रेशन को इवैल्यूएट कर पाए। इस फिनोमेना को, इस पूरे प्रोसीजर को आपने टाइट्रेशन का नाम दिया। इस टाइट्रेशन में जो दो रिएजेंट्स आपस में इन्वॉल्व हो जाएं बेटा, उन दो रिएजेंट्स का नेचर कैसा होगा, अकॉर्डिंगली टाइट्रेशन पिन को नाम दिया जाता है। इन दो रिएजेंट्स के बीच में रिएक्शन कौन सी तरह की होगी, अकॉर्डिंगली टाइट्रेशन को नाम दिया जाता है। अगर इसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर गए, रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, टाइट्रेशन को न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन कहा जाता है। अगर जिसमें दो स्पीशीज जो इन्वॉल्व हो रही है, अगर उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहां पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है दैट्स रिडॉक्स रिएक्शन, और इस टाइट्रेशन को रिडॉक्स टाइट्रेशन कहा जाता है। अब इस रिडॉक्स टाइट्रेशन का मकसद सिर्फ इतना होता है बेटा कि आप एक ऐसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता, आपने एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन को इवैल्यूएट करना है। अब इस अननोन कॉन्सेंट्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो क्या होगा बेटा रिडॉक्स टाइट्रेशन में, वो देखिए। जो ही आपने मान लीजिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इस टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया हुआ है, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जितने भी इक्विवेलेंट्स वहां पे मौजूद है, सपोज इसके n इक्विवेलेंट्स यहां पे मौजूद है, बात समझना, इसके n इक्विवेलेंट्स इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यहां पे मौजूद है, क्योंकि वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so n equivalent of oxidizing agent will be having capacity to gain n moles of electrons। यानी कि ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस टाइट्रेशन फ्लास्क में था, इट हैड द कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आपने ऊपर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट एक एक मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता जा रहा है, क्योंकि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड आप एक साथ तो ऐड नहीं कर रहे हो, एक एक ड्रॉप में जितने भी मॉलिक्यूल्स रिड्यूसिंग एजेंट के हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने सरेंडर करके अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको देता रहता है देता रहता है देता रहता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसके साथ रिएक्ट करता चला जाता है।
यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन जो है वो होती रहती है, कंटिन्यूअसली होती रहती है। आप मुझे बताएंगे बेटा कि इस टाइट्रेशन प्रोसीजर में मेरी रिडॉक्स टाइट्रेशन कब कंप्लीट हो जाएगी? From my perspective and from the understanding perspective, that a redox reaction will be complete when you will be providing n moles of electrons from the reducing agent to that of the oxidizing agent, because आपके पास इसके n equivalents थे that had the capacity to gain n moles of electrons, और जब तक ना आप बराबर n moles of electrons को provide करोगे from the reducing agent, तब तक आपकी रिएक्शन जो है बेटा वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। जिस पर्टिकुलर स्टेज पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, उस स्टेज पे आप बेटा इस पर्टिकुलर स्टेज को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, या उसको बेटा कहा जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। एंड पॉइंट इस वजह से बिकॉज रिएक्शन हैज एंडेड, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारा रिएक्ट कर गया। अब अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट और भी ऐड करोगे, उसके साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बचा ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, दैट विल रिमेन अनरिएक्टेड। सो दैट्स व्हाई दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्यों कहते हैं? देयर इज अ स्पेशल रीजन फॉर दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, सो जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन कर सकता था, आप एग्जैक्टली उतने ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जब भी आप रिडॉक्स टाइट्रेशंस की बात करेंगे, तो इस रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? मैं 2 पॉइंट्स आपको बता दूं। नंबर 1, इट इज ए टेक्निक, राइट? It is a technique used to calculate क्या चीज? The concentration, used to calculate the concentration of an oxidizing agent या reducing agent, दो में से कोई भी जो आप इसमें टाइट्रेशन फ्लास्क में ले रहे हैं, ठीक है? Using टाइट्रीमेट्री, इस टेक्निक को आप टाइट्रेशन भी कहते हैं, इस टेक्निक को बेटा टाइट्रीमेट्री भी कहा जाता है, ठीक है? किसी एक सॉल्यूशन के वॉल्यूम को कोई दूसरा वॉल्यूम ऐड करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को निकालना, इस टेक्निक को टाइट्रीमेट्री कहा जाता है, या फिर इस टेक्निक को आप टाइट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्री। क्यों? क्योंकि आप यहां पे वॉल्यूम्स यूज करके कॉन्सेंट्रेशन को निकाल देते हो, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 इज दैट इस टाइट्रेशन में, इस रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक स्पेशल स्टेज आता है रिएक्शन का, जिस पर्टिकुलर स्टेज पे जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गेन हो सकते थे, उतने ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लूज हो चुके हैं। सो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट? सो आई कैन मेक द सेकेंड पार्ट हियर एट एंड पॉइंट, या फिर उसको बेटा आप इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहते हो, एट एंड पॉइंट, या फिर उसको आप इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहते हैं ऑफ टाइट्रेशन, at end point या equivalence point of titration. What happens is that number of electrons lost, right? Number of moles of electrons lost, I'll put it this way, number of moles of electrons lost, right? Number of moles of electrons lost by the reducing agent, fine, they will be equal to number of moles, they will be equal to the number of moles of electrons gained by the oxidizing agent, right? अब जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आपका रिड्यूसिंग एजेंट बेटा लूज कर चुका है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर गया, तो 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कर गया। अगर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, तो 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कर गए। क्योंकि n moles of electrons lose करने से n equivalent react करता है, so I can say at end point number of equivalents of reducing agent reacted, right? Because n moles of electrons means n equivalents of reducing agent, right? So number of equivalents of reducing agent reacted are equal to number of equivalents of oxidizing agent reacted. I hope you got my point. Number of equivalents of reducing agent reacted are equal to number of equivalents of oxidizing agent reacted. अब देखिए, जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्ट कर चुके होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी रिएक्ट कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा, क्योंकि अगर मैं इन इक्विवेलेंट्स को मिली इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करूं,
अगर N इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्ट कर गए, N इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिएक्ट कर गया। क्योंकि एक इक्विवेलेंट में 1000 मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं बेटा। सो अगर एक इक्विवेलेंट रिएक्ट कर गया इसका, उसका भी एक करेगा। दैट मींस इसके अगर 1000 मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर गए, उसका भी 1000 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। अगर 1000 मिली इक्विवेलेंट के साथ उसका 1000 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, दैट मींस सिंपली वन थिंग, इसके 1 मिली इक्विवेलेंट के साथ इसका 1 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट कर गया। सो आई कैन से अगर 1 मिली इक्विवेलेंट के साथ उसका 1 मिली इक्विवेलेंट, सो जितने भी मिली इक्विवेलेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्ट कर चुके होंगे बेटा, ठीक है, सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेड will be simply equal to milli equivalents of oxidizing agent reacted. This is something we need to consider. This is the final equation beta that you have to use to solve any problem based on the redox titration. ठीक है, milli equivalents of reducing agent reacted are equal to milli equivalents of oxidizing agent reacted at which point? At equivalence point. अब मसला ये है, आपको कभी रिड्यूसिंग एजेंट की मोलैरिटी वॉल्यूम वगैरह दिया जाता है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मोलैरिटी जो है सपोज पूछा गया। बात समझना बहुत सिंपल है, आपको इसकी मोलैरिटी दी गई, इसका वॉल्यूम वगैरह दिया गया, आपको इसकी मोलैरिटी पूछी गई, तो आपको इसके मिली इक्विवेलेंट जो है बेटा उसको इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लिखना है। आपको पता है कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी कैसे लिखते हैं बेटा? इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। याद करिए फॉर्मूला बताई थी मैंने, दैट विल बी इक्वल टू वैलेंस फैक्टर क्या होगा, इनटू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। याद है आपको? दैट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसकी भी आपको मोलैरिटी वगैरह बेटा निकालनी होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा इनटू इसकी मोलैरिटी क्या होगी इनटू इसका वॉल्यूम क्या होगा इन मिलीलीटर्स। फाइन, तो आप इसके वैलेंस फैक्टर को NF1 कहेंगे, इसकी मोलैरिटी को M1, इसके वॉल्यूम को V1, इसके वैलेंस फैक्टर को NF2, इसकी मोलैरिटी को M2, इसके वॉल्यूम को बेटा V2 कहेंगे आप। So that means at equivalence point N1 M1 V1 should be equal to N2 M2 V2, where N1 is the valence factor of the reducing agent, M1 is the molarity of the solution of reducing agent, V1 is the volume of the solution of the reducing agent. Likewise NF2 M2 V2 जो है ये सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हमें बेटा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, ठीक है, उसमें कभी आपको किसी एक सोल्यूशन की मोलैरिटी दी गई, किसी दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी पूछी गई, कभी किसी की नॉर्मैलिटी दी गई और किसी और की नॉर्मैलिटी पूछी गई, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ नॉर्मैलिटी मिली इक्विवेलेंट्स कैसे लिखते हैं, दैट इज नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, राइट बेटा? सो इसके मिली इक्विवेलेंट्स बनेंगे N1 V1 और इसके मिली इक्विवेलेंट्स बनेंगे N2 V2। सो मेरी फॉर्मूला रहेगी N1 V1 इट विल बी इक्वल टू N2 V2। आपको इसकी नॉर्मैलिटी दी गई, इसकी नॉर्मैलिटी पूछी गई, आराम से बेटा अपना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, राइट? सो इस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं ऑफ वन ऑफ द टू सॉल्यूशंस बेटा जिसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन बेटा मैं आप पे छोड़ूंगा सॉल्व करने के लिए। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग नाउ। I'll write the question on the board and you will also write the same question. Question says 12 ml of, question says 12 ml of x मोलर, यानी कि मोलैरिटी क्या है नहीं पता, x मोलर MnO4 माइनस सोल्यूशन, यानी कि जिस सोल्यूशन में MnO4 माइनस मौजूद था, राइट? 12 ml of x molar MnO4 minus solution, right, required to completely react with किसके साथ? क्वेश्चन मेंशन करता है बेटा टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 32 ml ऑफ, टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 32 ml ऑफ 0.125 मोलर, 32 ml ऑफ 0.125 मोलर solution of chromium 3 positive to convert it into Cr2O7 2 minus in acidic medium.
दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग, इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। हर एक बच्चा इसको नहीं कर पाता है, इवन इन क्लास एंट्रेंस। आपकी तो बात ही नहीं है, अभी तो आपके दूध के ही दान निकले हैं जहां तक आपके साइंस सब्जेक्ट की बात है, ठीक है। लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मतलब जितना आसान बन सकता था इतना मैंने बना दिया, इससे आसान इसमें गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा 12 ml of x molar MnO4 minus solution are required to completely react with, right? जब complete reaction की बात होती है that means end point की बात हो रही है। 32 ml of 0.125 molar solution of chromium 3 positive to convert it into dichromate in acidic medium, यानी कि रिएक्शन किस में हो रही है? एसिडिक मीडियम में हो रही है। अब आपको बेटा क्या निकालना है? क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ये x क्या था? इट वॉज द मोलैरिटी ऑफ MnO4 माइनस, राइट? इट वॉज द मोलैरिटी ऑफ MnO4 माइनस। आपको इसी MnO4 माइनस की बेटा मोलैरिटी पूछी गई है। तो आपको एक सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव सोल्यूशन के साथ आपका MnO4 माइनस सोल्यूशन रिएक्ट कर रहा है। सो एक सोल्यूशन की मोलैरिटी दी है, दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले कि एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है बिटवीन द टू स्पीशीज, यहां पे MnO4 माइनस क्रोमियम 3 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करके डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मींस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन में किसी एक सबस्टेंस के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दी जाए और दूसरे सबस्टेंस के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना हो, याद रखना बेटा दैट प्रॉब्लम विल बी बेस्ड ऑन द रिडॉक्स टाइट्रेशंस। और जब भी आप रिडॉक्स टाइट्रेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा, द फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग इज दैट यू जस्ट राइट द रिएक्शन फर्स्ट। वहां पे रिएक्शन क्या है? नॉट रिक्वायर्ड कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने चाहिए, नहीं, कम से कम आपको वहां पे बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए कि वहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो कि रिएक्ट कौन कौन कर रहा है। आपका MnO4 माइनस रिएक्ट कर रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव के साथ, राइट? और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, दैट मींस इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। अब मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा, MnO4 माइनस मतलब असल में KMnO4 होगा, ठीक है? क्योंकि जो पार्ट रिएक्ट करता है वो MnO4 माइनस ही करता है, मगर असल में जब आप इसको रिएक्शन में लेते हैं तो KMnO4 लेते हैं। और मैंने आपको KMnO4 में बताया था, KMnO4 जब भी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा इट विल ऑलवेज गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स और इसका प्रोडक्ट जो होगा वो मैंगनीज 2 पॉजिटिव होगा। तो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में जब भी रिएक्ट करता है बेटा, उसका अपना प्रोडक्ट जो होता है दैट्स ऑलवेज मैंगनीज 2 पॉजिटिव। और क्रोमियम 3 पॉजिटिव के बारे में कहा गया इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू डाइक्रोमेट, इट इज Cr2O7 2 माइनस। सबसे पहला काम जब भी आप रिडॉक्स टाइट्रेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको पहले रिएक्शन का अंदाजा होना चाहिए बेटा कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और वहां पे प्रोडक्ट क्या क्या बनना चाहिए। एक प्रोडक्ट आपको वहीं से दिया गया था क्रोमियम टू डाइक्रोमेट, मगर दूसरा प्रोडक्ट मैंने परसों भी आपसे कहा था वो याद रखना पड़ेगा कि MnO4 जब भी एसिडिक मीडियम में, यानी कि MnO4 माइनस जब भी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा उसका प्रोडक्ट हमेशा बनता है मैंगनीज 2 पॉजिटिव। अब देखिए यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहां पे मैंगनीज +2, +7 से +2 मींस बेटा यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो चुका है। 5 इलेक्ट्रॉन गेन मींस इसकी रिडक्शन हो चुकी है। जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा दैट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो इसका वैलेंस फैक्टर बनेगा, और इसका वैलेंस फैक्टर जो है दैट्स 5, क्योंकि मैंगनीज +7 से +2 में जाते जाते 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। लाइकवाइज यहां पे आपका क्रोमियम +3 में था, मगर डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए वो +6 है। क्रोमियम जब यहां पे +3 से +6 में जा रहा है तो एक क्रोमियम +3 से +6 में जाते जाते 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज कर दिया, मगर यहां पे एक ही क्रोमियम तो है, तो चूंकि ये लूज कर रहा है, जो लूज करेगा दैट्स रिड्यूसिंग एजेंट, मगर रिड्यूसिंग एजेंट का एक पार्टिकल जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसका वैलेंस फैक्टर बन गया, और इसका वैलेंस फैक्टर बनेगा 3। ये तो पहली बात हो गई कि रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है और वहां पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने के साथ साथ उनका वैलेंस फैक्टर देखना है किसका कितना है। वैलेंस फैक्टर देखने के बाद आप अपने सेकंड स्टेप में आओगे बेटा, जो कि एट एंड पॉइंट आप लेते हो, बिकॉज क्वेश्चन कहता है फॉर कंप्लीट रिएक्शन मींस एट एंड पॉइंट। एट एंड पॉइंट यू नो
मिली इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि MnO4 माइनस रिएक्टेड, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मींस क्रोमियम 3 पॉजिटिव, राइट। जितने मिली इक्विवेलेंस MnO4 माइनस के रिएक्ट कर चुके होंगे अप टू एंड पॉइंट, एग्जैक्टली उतने ही मिली इक्विवेलेंस बेटा क्रोमियम 3 पॉजिटिव के भी रिएक्ट कर चुके होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे। दैट मींस इनके बराबर इक्विवेलेंस रिएक्ट कर चुके हैं, इनके बराबर मिली इक्विवेलेंस रिएक्ट कर चुके हैं। अब मसला ये है सर आपने मिली इक्विवेलेंस क्यों लिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पे अगर आप क्वेश्चन में देखें आपको वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया है, जब वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया गया हो तब जाके आप इक्विवेलेंस नहीं आप मिली इक्विवेलेंस ज्यादा आसानी से निकाल पाते हैं, इसलिए मैंने मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। अब मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस कैसे लिखेंगे आप? मैंने अभी आपसे कहा था बेटा वो बनेगा आपका N1 into we have M1 into we have V1, because milli equivalents in terms of molarity are equal to N1 M1 V1, that will be equal to, इसकी भी molarity ही mentioned है, that will be N2 into M2 into we have V2। ओके बेटा, अब जाके ये N1 बनेगा वेलेंस फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस, वो आपको पता है दैट्स 5 इनटू M1 बनेगा उसकी मोलैरिटी आपको बताई गई थी X, वो आपको निकालना था, इनटू वॉल्यूम उसका रिएक्ट कर रहा था 12 ml, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया था, दैट विल बी इक्वल टू N2 विल बी वेलेंस फैक्टर ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, वो कितना है दैट्स 3, मल्टीप्लाइड बाय उसकी मोलैरिटी आपको बताई गई थी दैट इज 0.125 इनटू V2 जो है बेटा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव सॉल्यूशन, वो आपको दिया गया था बेटा 32 ml, 32 ml आपको वहां से दिया हुआ था। आप इस पूरी इक्वेशन को देखिए बेटा, इट्स अ वन वेरिएबल इक्वेशन ओनली, राइट। इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल हमारे पास है, दैट इज योर वेरिएबल x, राइट। अब क्वेश्चन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे, तो अगर आप यहां से x के लिए सॉल्व करेंगे इसको, तो 12 5 हो गया 60, सो इट शुड बी 60x, दैट विल बी इक्वल टू 3 into 32, ये आपका हो गया 64 multiplied by 0.125, right? X will be equal to 64 into 0.125 divided by 60। इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे, मैं फाइनल आंसर आपको बता के रखूं, it has to be 0.2 molar, right? X will be equal to 0.2 molar, that should be your answer। मेरे ख्याल से इसमें एक आध क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करेंगे, और वो हम कल कर रहे हैं, और कल इसके साथ साथ मैं पूरे रेडॉक्स पे कुछ क्वेश्चंस बेटा सॉल्व कर रहा हूं, पूरे रेडॉक्स पे एक ब्रीफ रिवीजन हम करेंगे, मगर उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज रेडॉक्स से जो सॉरी रिवाइज करे था, राइट, एंटायर रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो रिवाइज करके रखिएगा। कल मैं 10-12 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस 10-12 के करीब हम क्लास में डिस्कस कर पाएंगे, विल बी डूइंग दैट एज वेल, और रेडॉक्स टाइट्रेशंस पे 1-2 क्वेश्चंस हम और सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो दैट विल बी it for today. I'll see you tomorrow. Thank you so much.